फ्रोनेसिस इन्वेस्ट एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 1 to 2 ईयर्स का अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसे इक्विटी फंड्स मिल जाएंगे जो कि पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। और ये सिर्फ स्कीम लेवल पे नहीं है, ये पूरे एएमसी लेवल पे है। कुछ आपको ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज मिल जाएंगी जिसके ज़्यादातर इक्विटी फंड जो कि पहले बहुत अच्छा कर रहे थे वो अब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पीजीआईएम इंडिया के इक्विटी फंड्स के बारे में जानेंगे। पीजीआईएम इंडिया के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पहले वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में आगे हम देखते हैं कि क्या सही में इनका अंडर परफॉर्मेंस है, और अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो वो कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। क्योंकि देखिए, अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है तो वो तो चलता है, किसी भी इक्विटी फंड्स में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तब तो ऑफकोर्स हमें चेक करना होगा कि वो अंडर परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, और आने वाले फ्यूचर में हम इस तरह के फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया के 5 इक्विटी फंड्स का डिटेल्स लिया गया है। तो यहाँ पे आप इनका AUM और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इसमें से 3 फंड्स तो बहुत छोटे फंड्स हैं AUM वाइज। लास्ट 3 अगर आप देखें, इसमें भी पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप को अगर आप देखें तो बहुत नया फंड है, 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो परफॉर्मेंस अभी अवेलेबल है लास्ट 1 ईयर का, तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के मुकाबले। पीजीआईएम इंडिया ELSS देखे फंड तो बहुत छोटा फंड है, 600 करोड़ से भी कम का AUM है फिलहाल, और परफॉर्मेंस ठीक है। 5 ईयर्स में अगर आप देखें, 3 ईयर्स में देखें, 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन इतना चलता है। और पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप को अगर आप देखें तो यहाँ भी AUM बहुत छोटा है। परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 1 ईयर में परफॉर्मेंस बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, 10 ईयर में भी थोड़ा बीट कर पा रहा है, लेकिन हाँ 3 ईयर और 5 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन साथ ही बेंचमार्क के मुकाबले अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। पीजीआईएम इंडिया के 2 फंड्स ऐसे हैं जहाँ की AUM बड़ा है, मतलब कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। दोनों मोस्ट पॉपुलर स्कीम है पीजीआईएम इंडिया के, तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप और पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप। पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क से थोड़ा कम रिटर्न है, 3 ईयर में बेंचमार्क के बराबर रिटर्न है, और 5 ईयर में बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो इस फंड में अंडर परफॉर्मेंस है, ये मानना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। जबकि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अंडर परफॉर्मेंस किसे बोलते हैं। 1 ईयर में बेंचमार्क 33% से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। हमें पता है कि मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा है लास्ट 1 ईयर में, इसलिए इतना ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए, 14% का रिटर्न भी नहीं है। तो यस, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट काफ़ी कम ऐसे इक्विटी फंड्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ की अंडर परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा हो। 3 ईयर में देखें तो बेंचमार्क से थोड़ा कम है, 5 ईयर में बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो देखिए, 3 ईयर 5 ईयर तो कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन लास्ट 1 ईयर तो बिल्कुल कंसर्न है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। इस वीडियो में आगे हम पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप दोनों ही फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। तो 3 ईयर में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो शार्प रेशियो तो देखिए दोनों का काफ़ी अच्छा है। 1 से ऊपर का शार्प रेशियो अच्छा माना जाता है कि स्कीम ने काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। अल्फा भी बुरा नहीं है, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप का तो 3 के आसपास का अल्फा है, जो कि अच्छा बोला जाएगा, और फ्लैक्सी कैप का भी 1 से ज़्यादा का अल्फा है। 5 ईयर में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे देखिए शार्प रेशियो तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जाएगा, 1 से कम है, दोनों बुरा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अल्फा दोनों का ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो इनफैक्ट 5 ईयर और 3 ईयर में ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप देखेंगे, देखिए रिस्क फैक्टर अगर आप देखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा, तो 5 ईयर में दोनों का ही ज़्यादा है, जबकि 3 ईयर में कम हुआ है। लेकिन साथ ही अल्फा भी कम हुआ है, लेकिन हाँ रिस्क कम होने के कारण इनका जो शार्प रेशियो है वो बढ़ा है 3 ईयर्स में। तो यहाँ पे 3 ईयर एंड 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखने से तो ये पता लगता है कि यस, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में तो प्रॉब्लम नहीं है। जो भी अंडर परफॉर्मेंस आया है वो लास्ट 1 और 2 ईयर्स में ही आया है।
यहाँ पे कुछ और डिटेल चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल पता चलेगा। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो तो दोनों फंड्स का ज़्यादा नहीं है, तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में तो दोनों फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करें इन दोनों फंड्स का। देखिए सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग जनरली देखा गया कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स में होता है, लेकिन यहाँ पे इस फंड ने एक्सिस के फंड को भी बीट कर दिया है। 40 से भी ज़्यादा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है। जबकि फ्लैक्सी कैप का भी ऑफकोर्स ज़्यादा है, 29 के आसपास है, लेकिन हाँ पीजीआई इंडिया मिड कैप के सामने तो ये बहुत कम है, लेकिन हाँ इनका भी ज़्यादा है। मतलब कि फ्लैक्सी कैप फंड ने भी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में ही किया है और थोड़ा बहुत एक्सपोजर वैल्यू स्टॉक्स में भी लिया है। एनुअल टर्नओवर भी इन दोनों फंड्स का बहुत ज़्यादा, 100% या उससे भी ज़्यादा। देखिए एक्सिस के फंड्स में भी अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन उनका एनुअल टर्नओवर आप चेक करेंगे तो ज़्यादा नहीं होता है। मतलब कि ऑल्दो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार उन्होंने स्टॉक्स को खरीद लिया और उसे होल्ड ऑन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। जबकि यहाँ पे एक तो इनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ऊपर से ये स्टॉक्स का बाय एंड सेल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आइडियली जब आप स्टॉक्स का बाय एंड सेल इतना ज़्यादा करते हैं, अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो जनरली आप चेंज कर थोड़ा परफॉर्मेंस ला सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। बट सरप्राइजिंगली इतना ज़्यादा एनुअल टर्नओवर होने के बाद भी जो अंडर परफॉर्मेंस है खासकर मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का, वो बहुत ज़्यादा है और सरप्राइजिंग है। दोनों ही फंड्स ने इक्विटी में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा ऑफकोर्स आप कैश में रखते हैं ताकि रिडेम्पशंस का ध्यान रखा जा सके। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फंड मैनेजर्स। आपको कोई भी पुराना फंड मैनेजर यहाँ नहीं मिलेगा, और साथ ही 4 फंड मैनेजर्स ईच, मतलब 1 फंड मैनेजर, 2 फंड मैनेजर, 3 फंड मैनेजर, वो भी नहीं, 4 फंड मैनेजर, और सब के सब नए फंड मैनेजर्स हैं रिस्पेक्टिव स्कीम्स के लिए। ऑल्दो अगर आप इन फंड मैनेजर्स का वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन हाँ इस फंड के लिए बहुत नए फंड मैनेजर्स हैं दोनों फंड्स के। इन दोनों ही फंड्स में मिस्टर पुनीत पाल डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं, बाकी के जो फंड मैनेजर्स हैं वो इक्विटी पोर्शन को मैनेज करते हैं। पीजीआई इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड में मिस्टर ओजस्वी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं आप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का। तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसीलिए मिड कैप के स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 68% का एक्सपोजर है। साथ ही लार्ज कैप में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है, 19% प्लस का। यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। उसके बाद ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, केमिकल और टेक में भी एक्सपोजर है। यहाँ पर आप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिनिक्स मिल्स, मैक्स हेल्थ केयर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, टिमकेन इंडिया। देखिए यहाँ पे अगर आप इन स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे। क्वालिटी वाइज मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। लेकिन हाँ जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें से ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं उनका पी रेशियो दैट इज़ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। पीजीआई इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन तो फ्लैक्सी कैप है, तो लार्ज कैप में नेचुरली ज़्यादा रहेगा एक्सपोजर, ऑलमोस्ट 68% का, और मिड कैप में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन इनका देखिए, तो सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल ऑफकोर्स यहाँ पे लार्ज कैप है तो ज़्यादा होगा, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक, कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर में एक्सपोजर है। ये है इनका स्टॉक पोर्टफोलियो। तो स्टॉक पोर्टफोलियो वेल नोन कंपनीज हैं, यहाँ पे आपको कंपनीज का क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम नहीं आएगा, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। ऑफकोर्स यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, बट देन ये बुरी कंपनीज नहीं है। रिलायंस, इन्फोसिस, अगेन परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन बुरी कंपनी नहीं है, परफॉर्मेंस आएगा। मैक्स हेल्थ केयर, बजाज फाइनेंस, देखिए क्वालिटी वाइज अगेन यहाँ पे एक पीएसयू भी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वालिटी वाइज अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज हैं, बट हाँ इसमें से कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए ओवरऑल फंड का ही परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। अभी हमने पीजीआई इंडिया के इक्विटी स्कीम्स का जो भी डिटेल्स चेक किया है, उससे कुछ बातें क्लियरली पता चलती हैं। नंबर 1, पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और पीजीआई इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पीजीआई इंडिया स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली नया फंड है, 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ पे ऑल दो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कोई खास कमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ये तो पुराना फंड अब हो चुका है, 5 ईयर्स से भी ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, और उसमें जो भी हमने डिटेल्स चेक किया है उससे ये पता चलता है
कि 3 ईयर 5 ईयर होराइजन में तो इश्यूज नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप लास्ट 1 to 2 ईयर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वहां पे काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां भी अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सो आइडियली इस तरह का थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमारे लिए कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। सो नाउ हम जान लेते हैं कि इन फंड्स में अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है और फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने सेक्टर एलोकेशन देखा, वहाँ पे कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है। हमने स्टॉक पोर्टफोलियो देखा, वहाँ तो इशू है ही नहीं। ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। तो इशू कहाँ है? इशू ये है कि ये जो वेरी हाई क्वालिटी के स्टॉक्स हैं इनका वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। और रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है, दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम्स में भी देखा है कि अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो उस तरह के ज़्यादातर स्कीम्स, नॉट ऑल, हाई वैल्यूएशन होने के बाद भी कुछ स्कीम्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो सभी के साथ ये नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर स्कीम्स का जिनका वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है। और वही पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में भी देखने को मिल रहा है। उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब उस तरह का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग दूसरे स्कीम में शायद ही देखने को मिले। तो ऑल दो क्वालिटी ऑफ जो स्टॉक्स हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और सेकंड रीज़न ऑफ कोर्स है स्टॉक सिलेक्शन। देखिए, आपके पास 4 फंड मैनेजर्स हैं और आपका टर्नओवर रेशियो भी 100% के आसपास रहता है। दैट इज़, आप स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब इस तरह के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो आप दूसरे स्टॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि एनी हाउ आप तो चेंज कर सकते हैं ना। आप आने वाले फ्यूचर में फिर से चेंजेस कर लीजिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल होता है, किसी भी फंड हाउस या किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आ सकता है। हम समझते हैं इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस किसी भी मामले में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब आप बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं। लाइक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में होता है कि आपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीद लिया, वैल्यूएशन ज़्यादा है फिर भी खरीद लिया, क्योंकि माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, आप चर्निंग कर रहे हैं, बाय एंड स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तब ये सो कॉल्ड वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज, वेरी गुड क्वालिटी की कंपनीज में लंबे समय तक बने रहने का मतलब नहीं बनता है। आइडियली थोड़े बहुत चेंजेस कर लेने चाहिए पोर्टफोलियो में, ऐसे चेंजेस जिसके कारण परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हो। इन फंड्स में जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस वापस कब आएगा? तो देखिए, मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को क्लियरली ये बताया है कि जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं कि रिटर्न वापस नहीं आएगा, रिटर्न बिल्कुल वापस आएगा और अच्छा खासा रिटर्न आएगा। लेकिन मोस्टली वो नेक्स्ट ईयर से शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब इंटरेस्ट रेट, मार्केट को लगेगा कि नहीं इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, और उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएगा उस समय आप देखिएगा कि हाई ग्रोथ कंपनी जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं वहाँ पे रिटर्न्स आने लगेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए इनका रिटर्न्स नहीं आएगा। अगर अच्छी क्वालिटी का कंपनी है, वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ऑफकोर्स थोड़े समय का अंडर परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन अगर उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो अर्निंग्स है वो नियर फ्यूचर में आता रहेगा तो ऑफकोर्स उसका रिटर्न्स भी वापस आएगा। बट हाँ, नियर फ्यूचर में तो डिफ़िकल्ट लग रहा है। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर अगर आप देखें, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स, तो वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस दिखने लगेगा। खासकर नेक्स्ट ईयर एंड तक बिल्कुल लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस वापस आए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।